हाय दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, क्रमांक है 21 सन 2000। आईटी एक्ट भी इसको कहते हैं। 9 जून 2000 को बना, 17 अक्टूबर 2000 से लागू। ठीक है। 9 जनवरी को लोकसभा में पारित हुआ, पेश किया गया। ठीक है। मई में जो है वहाँ से पारित हुआ राज्यसभा से। वो 9 जून 2000 को राष्ट्रपति की मुहर लगी और कानून बन गया। और 17 अक्टूबर 2000 से दोस्तों ये लागू है। तो इसको क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि बड़ा एक्ट है और इसमें 13 अध्याय हैं, 94 धाराएँ, 4 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें हमें 90 धाराओं तक पढ़ना है, क्योंकि 4 विलोपित हो चुकी हैं और 2 अनुसूचियाँ भी विलोपित हो चुकी हैं। तो दोस्तों आइए बिना विलंब करते हुए अपन इसको आगे पढ़ते हैं। तो परिभाषाएँ, प्रारंभ अध्याय 1 है, सबको पता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, पूरे भारत पे लागू है, भारत के बाहर भी लागू है। भारत के नागरिकों पर अगर कोई भारत में कंप्यूटर साधन को नेटवर्क से कोई अगर अपराध करता है तो उसको भी जो है ये दोस्तों अपना लागू है। अपन को परिभाषाएं पढ़नी। पहली परिभाषा है अभिगम यानी एक्सेस की। ठीक है। तो एक्सेस से इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित अभिप्रेत कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश करना, उसके तर्क संगत अंक गणितीय अथवा स्मृति फलन संसाधनों के द्वारा अनुदेश देना या संसूचना देना। एक्सेस यानी कंप्यूटर में घुसना। ठीक है। जैसे मोबाइल की गैलरी होती है, कंप्यूटर साधन वर्ग करना। एक्सेस माने पहुंच प्राप्त करना, उसको अपने कंप्यूटर में चलाना या हैकिंग वैकिंग, इस तरीके से ये अभिगम होता है। इसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, डिजिटल सिग्नेचर अलग होता है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना से इसके व्याकरण रूप भेदों से जातीय पदों से विपरीत किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा अधिप्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य पद्धति या प्रक्रिया अंगीकार करना। आप जैसे मान लो कोई मेल लिखा या कुछ भी लिखा, उस पर सिग्नेचर होने हैं, किसी आवेदन वगैरह, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है हो जाते हैं, पेन से दस्तखत जो है नहीं करना पड़ता, ये इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह होते हैं। इसके बाद आता है F हमें पढ़ना है असीमित गुण प्रणाली क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। जितना मैं बताऊंगा केवल उतना ही पढ़ना है, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो सुरक्षित कुंजी युग्म की कोई प्रणाली, एक कुंजी युग्म होता है, युग्म माने जोड़ा होता है, जिसमें एक पब्लिक कुंजी होती है, एक प्राइवेट कुंजी होती है। ठीक है। जो अंकीय चिन्हक होता है, डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं, प्राइवेट कुंजी से इसको सृजित किया जाता है यानी बनाया जाता है, और जो सत्यापित किया जाता है इसको, इसका सत्यापन वेरिफिकेशन किया जाता है, वो पब्लिक कुंजी यानी लोक कुंजी से किया जाता है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है HA पढ़ना है, संचार युक्ति। संचार युक्ति क्या है? तो संचार युक्ति से सेल फोन, व्यक्ति डिजिटल सहायक दोनों का संयोजन या कोई अन्य युक्ति अभिप्रेत जिसका कोई पाठ, वीडियो, ऑडियो या आकृति संसूचित करने, भेजने या पारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। संचार युक्ति में मोबाइल, डिजिटल ये सब चीज़ आ जाती है, जिसमें सूचनाएं इधर से उधर हो सकती हैं। ये संचार के साधन कहलाते हैं, बातचीत, मैसेज वगैरह जाते हैं, सब चीज़ें। अब आता है ये के बाद आता है के, ये है कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय, अन्य डाटा संसाधन युक्ति या द्रुत माना तीव्र। ठीक है। द्रुत गति, तीव्र डाटा को संसाधन युक्ति ये कहलाता है कंप्यूटर। जो इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय तरंगों के अभिचालन द्वारा तर्कसंगत अंक गणितीय स्मृति फलन के रूप में कार्य करता है, और इसके अंतर्गत सभी निवेश, उत्पाद, प्रक्रमण, भंडारण यानी स्टोरेज वगैरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संचार शब्दावलियाँ जो किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क से कंप्यूटर संयोजित या संबंधित होती है। जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं ये सब कंप्यूटर कहलाती हैं। ये लाएगा। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको रट लेना है। कंप्यूटर नेटवर्क से उपग्रह, सूक्ष्म तरंग, भौमिक लाइन, तार बेतार या अन्य संचार मीडिया के उपयोग और 2 या अधिक अंतर संबंध कंप्यूटरों, देखो सूक्ष्म तरंगों द्वारा, उपग्रह द्वारा जो नेटवर्क बनता है, सब ये भूमिक लाइन होती हैं, जमीन मतलब गड़ी हुई होती हैं, तार बेतार, अन्य संचार मीडिया के उपयोग और 2 या अधिक अंतर संबंध कंप्यूटर संचार युक्ति से मिलकर बने टर्मिनलों या किसी सम्मिश्रण, चाहे अंतर संबंध निरंतर रखा जाता है या नहीं, ये सब चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क में आती हैं, के माध्यम से एक या अधिक कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली या संसूचना युक्ति का अंतर संबंध अभिप्रेत है। कंप्यूटर साधन क्या है? कंप्यूटर साधन कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय या सॉफ्टवेयर अभिप्रेत है। ठीक है। JKL हो गया। M में कंप्यूटर प्रणाली है, बस इसको इतना ही कंप्यूटर प्रणाली इसमें है, इसको जो है आप देख सकते हैं, ये परिभाषा नहीं पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है NANB या ढाका, जैसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है। और फिर ये अड़ा पढ़ना है, इसको बोलते हैं।
ठीक है, ABCD में लगा लेना तो अदर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों नहीं लिखी है। साइबर कैफे और साइबर सुरक्षा की परीक्षा, ये परिभाषा जरूर पढ़ लेना। साइबर कैफे से ऐसी कोई शब्द अभिप्रेत है जहाँ सीधी बात, जहाँ से इंटरनेट वगैरह की कंप्यूटर के काम होते हैं, ठीक है, अनुक्रम में कारोबार होता है, कोई भी अब फॉर्म बनना कुछ भी करना, वो साइबर कैफे कहलाता है। साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा से सूचना उपस्कर युक्तियों, कंप्यूटर संसाधन, संसूचना युक्ति और उनमें युक्ति और उनमें भंडारित सूचना को आपराधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटन, विच्छिन्न, उपांतरण या नाशन से संरक्षित करना भी प्रेरित है। तो साइबर जो कंप्यूटर के डाटा वगैरह होते हैं, इनको सब चीज़ों से ये हैक ना हो पाए, सुरक्षित हो जाएँ रहें, इन पर कोई संशोधन ना हो, अनावश्यक पहुँचना, वही सब साइबर सुरक्षा कहलाती है। डाटा वो में केवल इतना याद रख लेना। अब अंकीय चिन्हक की बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा आ जाती है यहाँ पे, यह कहलाता है जो है AP है, अंकीय चिन्हक है, ये क्या कहलाता है, डिजिटल सिग्नेचर। वहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पढ़ा था, ये डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर से किसी उपयोगकर्ता द्वारा धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन अभिप्रेत है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अधिप्रमाणित करना क्या हो जाता है, ये डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें जो है अब यहाँ पे इस पेज पे परिभाषा नहीं पढ़ना, अब हमें पढ़नी है यहाँ से सूचना को। आप पढ़ सकते हैं कि सूचना कहाँ पे है, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं। अब पढ़ना है 3 परिभाषा और यहाँ पे पढ़ना है अपन को कुंजी युग्म, ये शायद W है, और ये लोक कुंजी और पब्लिक कुंजी, प्राइवेट कुंजी, पब्लिक कुंजी, ये ZC और ZD है शायद। ठीक है, तो कुंजी युग्म क्या कहलाता है, कुंजी युग्म से असीमित गुण प्रणाली अपन ने पढ़ा था। मैं प्राइवेट कुंजी और उसकी अंकगणितीय रूप से संबंधित लोक कुंजी अभिप्रेत है। 2 कुंजी युग्म होते हैं, एक प्राइवेट कुंजी और एक लोक कुंजी। ठीक है, एक अंक डिजिटल सिग्नेचर को क्या करती है, सृजित करती है, एक सत्यापित करती है। ठीक है, अब प्राइवेट कुंजी क्या है, प्राइवेट कुंजी से कुंजी युग्म की वह कुंजी अभिप्रेत है जो अंक चिन्ह सृजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। लोक कुंजी क्या है, जो अंक चिन्ह को प्रमाणित करती है। इस तरीके से जो है हमारा परिभाषा वाला चैप्टर खत्म होता है। अब आता है अध्याय 2, अंकीय चिन्हक और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक। तो डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणीकरण किसका, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का। कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखा गया है, पेन कॉपी से नहीं लिखा गया है। इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई उपयोगकर्ता किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने अंकीय चिन्ह लगाकर अधिप्रमाणित कर सकता है। ये बात सही है। जैसे मान लो कोर्ट में, जैसे मान लो कोई गवाही वगैरह होती है, ठीक है, तो उसमें यार्ड वगैरह होता है, तो उसमें वो साइन भी होते हैं उनके अंकीय चिन्ह से, और डिजिटल सिग्नेचर से भी उसको अधिप्रमाणित करते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन असीमित गुण प्रणाली और द्वित्रान्वेषण फलन का उपयोग करके किया जाएगा, जो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में आवृत या रूपांतरित करता है। ठीक है, इसको यहाँ पे बस इतना ही पढ़ने की आवश्यकता थी, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ने की आवश्यकता अब ज़्यादा है नहीं। अब आता है 3A इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक क्या होता है, धारा 3 में किसी बात के होते हुए, धारा 3 में लिखा है डिजिटल सिग्नेचर से अधिप्रमाण, उसको किसी बात के होते हुए भी धारा 2 के उपबंधों के रहते हुए कोई उपयोगकर्ता किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाण तकनीक द्वारा अधिप्रमाणित कर सकता है। जो अब इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक द्वारा भी इसको अधिप्रमाणित किया जा सकता है, लेकिन कब, ये कंडीशन है कब किया जा सकता है, विश्वसनीय समझी गई हो ऐसी सूचना के माध्यम से। कैसे, जो विश्वसनीय समझी गई हो, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट की जाए। ठीक है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाण विश्वसनीय समझी जाएगी। अब कब समझी जाएगी विश्वसनीय, जब चिन्हक सृजन डाटा या अधिप्रमाण डाटा ऐसे संदर्भ भीतर जिसमें भी यथास्थिति हस्ताक्षर करता है, अधिप्रमाणन करता से उपयोग संबंध किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। मतलब जिस समय इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के माध्यम से वो चीज़ पुष्ट की गई है, अधिप्रमाणित की गई है, वो केवल उसी व्यक्ति जिसने उसे संपुष्ट की है उसी व्यक्ति के नियंत्रण में थी, अन्य किसी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं थी। चिन्हक सृजन डाटा या अधिप्रमाण डाटा जहाँ चिन्हांकन के समय यथास्थिति हस्ताक्षर करता या अधिप्रमाणकर्ता के नियंत्रण थे, किसी अन्य व्यक्ति के नहीं। वही बात जो मैंने बताई है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक में कोई परिवर्तन ऐसा चिन्हक करने के पश्चात जैसा चिन्हक पता लगा जाने योग्य हो। ठीक है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं था।
सूचना में कोई परिवर्तन उसके इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के द्वारा अधिक प्रमाण पश्चात पता लगाया जाने योग्य है। ठीक है, कि मान लो अगर कोई दस्तावेज है उसको इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से अधिक प्रमाणित कर दिया गया है, अब अगर उसमें कोई फेरबदल करेगा तो वो दिख जाएगा अलग से। ठीक है, कि यहाँ एक काटा पीटी हुई है तो ये अपन उसको विश्वसनीय मान लेंगे। ठीक है, उन शर्तों को पूरा कर जो भेद की जाए। ठीक है, इस तरीके से अपन को इससे ज़्यादा इसमें और कुछ जो है पढ़ना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक नियमन अब ये पढ़ना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधि मान्यता। ठीक है, अब यदि प्रमाणीकरण पढ़ा अपन ने, ठीक है, कि डिजिटल सिग्नेचर से होगा और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से हो सकता है अगर विश्वसनीय हो तो। अब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधि मान्यता, जहाँ कोई विधि यह बंद करती है कि सूचना या कोई अन्य विषय लिखित या टंकित या मुद्रित रूप में होगा, वहाँ ऐसी विधि मंत्र पर किसी बात की होती भी ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि सूचना का विषय किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है और इस प्रकार पहुँची होगी कि उस पश्चातवर्ती निर्देश के लिए उपयोग किए जाने योग्य है। तो यहाँ पे अपन फिर से देखते हैं कि ये विधि मान्य माना जाएगा जहाँ किसी भी विधि में यह उल्लेख है कि ये टंकित यानी कंप्यूटर टाइपिंग द्वारा लिखा जाएगा, तो ये मान लिया जाएगा कि पूरी अपेक्षाएं कर ली गई हैं और विधि मान्य वो जो है माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हकों की विधि मान्यता, अभी अभिलेखों की विधि मान्यता पढ़ी, अपन यहाँ पे 5 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक की विधि मान्यता। जहाँ किसी विधि में यह बंद किया गया हो कि सूचना का कोई अन्य विषय उस पर हस्ताक्षर करके अधिप्रमाणित किया जाए या कोई दस्तावेज हस्ताक्षर किया जाए, जहाँ ऐसी विधि मान्यता है कि अधिप्रमाणन कैसे किया जाए, कोई दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया जाए या किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हों, वहाँ ऐसी विधि के अंतर्गत किसी बात की होती हुई भी ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसी सूचना या विषय ऐसी रीति से जो केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त किए जाएँ इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाकर अधिप्रमाणित किए गए। जहाँ कोई अपेक्षा ऐसी की जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जो है हस्ताक्षर होना चाहिए किसी व्यक्ति के और वो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह हैं उसमें, तो ये माना जाएगा कि ये सब जो है विधि मान्य है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। ठीक है, स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए इसके व्याकरण रूप वेदों से जाति पदों के साथ हस्ताक्षरित से किसी व्यक्ति के संदर्भ में अभिप्रेत है किसी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करना या कोई चिन्ह लगाना या हस्ताक्षर पद के तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना, अपन को पढ़ना चाहिए सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का प्रदाय। समुचित सरकारी सज्जा के प्रयोजनों के लिए जनता को सेवाओं के दक्ष परिधान के लिए अधिप्रमाणित आदेश द्वारा ऐसी सेवाओं के प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कंप्यूटर कर सुविधा की स्थापना, अनुरक्षण, उन्नयन और ऐसी अन्य सेवाओं का अनुपालन करने के लिए प्राधिकृत सेवा प्रदाता के लाइसेंस बना देती है कि भाई आप लोग सेवा जो है दे सकते हैं। ठीक है, जो और ऐसी राजपत्र सूचना द्वारा निकाल देती है कि किन किन चीज़ों की सेवा प्रदाता जो है लोगों को, आम लोगों को सेवा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है आगे पढ़ना है अपन को इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रति, ये नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना है 7 का आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए दस्तावेजों इत्यादि की संपरीक्षा कैसे की जाएगी। जहाँ तक समय पूर्वक किसी विधि में दस्तावेजों अभिलेखों सूचना की संपरीक्षा, जहाँ किसी विधि में ये है कि दस्तावेजों आदि की संपरीक्षा वगैरह करना है, अभिलेखों वगैरह की। ठीक है, अगर वहाँ ठीक है इलेक्ट्रॉनिक रूप में उनकी परीक्षा की जाती है तो ये माना जाएगा कि वो संपरीक्षा हो गई है और सही है। 7 का ऐसा प्रावधान जो है करती है। ठीक है, अब आती है 10 और 10 ये यहाँ पे हमें सत्या में और पढ़नी है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति, तो केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित नियम बना सकती है। धारा 10 में और धारा 10 का इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा की गई संविदा विधि मान्यता। अगर कोई संविदा इलेक्ट्रॉनिक रूप में की गई है, जैसे मान लो ऑनलाइन की गई है, ठीक है, कॉन्टैक्ट किया गया कोई, तो वो विधि मान्य होगी। 10 का ये प्रावधान करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको अब कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे आना है अध्याय 5 पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। ठीक है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा है इसको और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह को। ठीक है, अभिलेख और चिन्ह की बात हो रही है यहाँ पे, तो कैसे हो जाए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। धारा 14, जहाँ किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को समय के किसी निर्दिष्ट क्षण पर सुरक्षा प्रक्रिया लागू की गई, वहाँ से अभिलेख समय के क्षण के सत्यापन के समय तक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख समझे। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, उसके लिए कोई सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो उसके अंदर जैसे मान लो 2 साल वो सुरक्षित रहा, उस पर किसी की कोई मतलब पहुँच नहीं रही, जो शर्तें थी सुरक्षा की पूरी मानो, तो सुरक्षित अभिलेख माना जाएगा। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह कब माना जाएगा? धारा 15, कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह तब कोई सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह समझा जाएगा यदि, कब समझा जाएगा?
चिन्हक सृजन, डाटा चिन्हक लगान, सिग्नेचर की बात है। हस्ताक्षरता के अनन्य नियंत्रणाधीन था और उसे किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रणाधीन नहीं था। जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक था, सिग्नेचर था, वो किसी केवल एक ही व्यक्ति के पास जो प्राधिकृत है उसे लगाने के लिए, अन्य किसी के नियंत्रण में नहीं था, तब वो सुरक्षित समझा जाएगा। चिन्हक सृजन, डाटा भंडारित किया गया तो ऐसी अनन्य रीति से लगाया गया था जो भेद किया है। ठीक है, स्पष्टीकरण अंक चिन्हक की दिशा में चिन्हक सृजन डाटा से उपयोगकर्ता की प्राइवेट कुंजी अभिप्रेत है। प्राइवेट कुंजी क्या कहलाती? चिन्हक सृजन डाटा। सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धति, ठीक है। धारा 16 सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धति। केंद्र सरकार धारा 14-15 प्रयोजनों के लिए सुरक्षा प्रक्रिया पद्धति भेद कर सकती है, किस तरीके से सुरक्षित ये रखे जाएंगे। परंतु यह है कि ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धतियों को भेद करते समय केंद्र सरकार वाणिज्यिक परिस्थितियों, व्यवहारों की प्रकृति और ऐसी अन्य संबंधित बातों का ध्यान रखेगी जो समुचित समझे, बना उचित समझे। ठीक है, अब आता है अध्याय प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का विनियमन। जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी हैं उनका विनियमन। नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, धारा 17। केंद्र सरकार राजपत्र मधिसूचन द्वारा इस अधिनियम की प्रयोजनों के लिए प्रमाणकर्ता अधिकारियों का एक नियंत्रक नियुक्त कर सकेगी। जो प्रमाणकर्ता अधिकारी का एक नियंत्रक नियुक्त कर सकेगी कौन? केंद्र सरकार। ठीक है, उसी का पश्चातवर्ती अनुसूचना द्वारा उपनियंत्रक, सहायक उपनियंत्रक, नियंत्रक, अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी इतनी संख्या में नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे। कौन करेगी? केंद्र सरकार। ठीक है, नियंत्रक इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का केंद्र सरकार के साधारण नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए निर्वहन करेगा। किसके साधारण नियंत्रण में रहेगा? ये केंद्र सरकार के। ठीक है, और ये उपनियंत्रक और सहायक नियंत्रक द्वारा उन्होंने समुद्र कर्तव्यों का निर्वहन नियंत्रक के साधारण अधिशिक्षण और नियंत्रण के बाकी सब किसके नियंत्रण में रहेंगे? जो नियंत्रक है उसके नियंत्रण में रहेंगे। नियंत्रक, उपनियंत्रक और सहायक नियंत्रक, अन्य अधिकारी और कर्मचारी की अर्हता, अनुभव और सेवा के निबंधन शर्तें वे होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा भेद की जाएंगी कौन किस किस को इसमें बनना है। नियंत्रक कार्यालय का प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालय ऐसे स्थानों पर होंगे जो केंद्र सरकार निर्दिष्ट करे। इसकी स्थापना ऐसे स्थानों पर होंगी जो केंद्र सरकार ठीक समझे। नियंत्रक कार्यालय की एक मुहर होगी, एक मतलब सील होगी। नियंत्रक के कर्तव्य धारा 18 में केवल इतना ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक बार नजर मान लेना, मानना हो तुम। विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नियंत्रक ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन कौन कर सकता है? नियंत्रक ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो विनियमन द्वारा निर्दिष्ट की जाए केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से। ऐसे नहीं कि अपने मन से नियुक्ति तो कौन करेगा? नियंत्रक, लेकिन केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से और राजपत्र अधिसूचना द्वारा किसी विदेशी प्रमाणकर्ता अधिकारी को इस नियम के प्रयोजन के लिए प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में मान्यता दे सकता है कि भाई ठीक है, चलो आप भी प्रमाणकर्ता अधिकारी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियंत्रक किसके पूर्वानुमोदन से? पहले स्वीकृति किसकी लेगा? केंद्र सरकार की। जहाँ किसी प्रमाणकर्ता अधिकारी धारा 1 के अधीन मान्यता दी जाती है वहाँ यदि प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा किया गया इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विधिमान होगा। अगर अब फिर वो जो विदेशी प्रमाणकर्ता है वो किसी को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण करके दे देता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किसी प्रमाणकर्ता अधिकारी ने शर्तों और निबंधनों में से किसी का जिनके अध्ययन धारा 1 के अधीन मान्यता प्रदान की है जो उल्लंघन किया है तो वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे राजपत्र में सूचना ऐसी मान्यता को प्रतिसंगत कर सकेगा, वापस भी ले सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्राप्त जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति, अब लाइसेंस भी लेना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करेगा। वो एक उपधारा 1 उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति लेकिन नियंत्रक को जो नियंत्रक है उसको आवेदन दे सकता है कि भाई हमें जो है प्रमाणकर्ता अधिकारी बना दो ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है बना सकें। उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञप्ति तब जारी की नहीं की जाएगी, कब नहीं की जाएगी? जब तक कि आवेदक अर्हता, विशेषता, जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और संरचनात्मक सुविधाओं की बाबत ऐसी अपेक्षा पूरी ना करता हो जैसे इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक हो जो केंद्र सरकार द्वारा भेद की जाए। ठीक है, सारी की सारी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। इस धारा के अधीन अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति ऐसी अवधि के लिए विधिमान होगी केंद्र सरकार द्वारा भेद की जाए। जितने समय के लिए केंद्र सरकार भेद करेगी उतने समय के लिए ये मान्य होगी। अंतरणीय या वंशागत नहीं होगी, ये किसी को ट्रांसफर भी नहीं होगी और वंशानुगत भी ये लाइसेंस जो है नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको मिल गया तो आपके लड़का कोई मिलेगा। ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन होगी जो विनियमन द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, ठीक है, ऐसे प्रारूप में होगा जैसे केंद्र सरकार भेद करे। ठीक है, अब इसमें अपन को कुछ नहीं पढ़ना, अपन को पढ़ना अध्याय 7 इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र।
प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, अब वहाँ पर अपन ने आवेदन किया था प्रमाण पत्र जारी किया जाना, अब जारी होना है। कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाण पत्र प्राधिकारी से प्रारूप में आवेदन कर सकेगा, केंद्र सरकार द्वारा भेद किया जाए। ठीक है, इसके बाद ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ प्रमाणकर्ता अधिकारी को संदेह की देने वाली 25,000 रुपये से अनाधिक उतनी फीस संलग्न होगी जैसे केंद्र सरकार द्वारा भी। तो आवेदन बस से भैया काम नहीं चलेगा, फीस भी जमा करनी होगी, लेकिन फीस 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। और इससे कम जितनी भी भेद की जाएगी सरकार द्वारा उतनी आपको देनी पड़ेगी। परंतु उपधारा 2 के अधीन फीस भेद करते समय आवेदकों को विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न फीसें भेद की जाएंगी, अलग अलग कैटेगरी वाइज। ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ प्रमाणन पद्धति विवरण संलग्न होगा, और यहाँ ऐसे विवरण नहीं है वहाँ ऐसी विशिष्टियों द्वारा विवरण संलग्न होगा जो नियमन द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर प्रमाणकर्ता अधिकारी उपधारा 3 के अधीन प्रमाण पद्धति विवरण या अन्य विवरण पर विचार करने और जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र मंजूर कर सकेगा। आवेदन को उन कारणों से जो लिखबद्ध किए जाएंगे नामंजूर कर सकता, स्वीकार भी कर सकता है, नामंजूर भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन नामंजूर तब तक नहीं करेगा जब तक उसको सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए, कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाए और उससे उसका विचार न जान लिया जाए। अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने पर व्यपदेशन। ठीक है, इसको 36 में है, ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने पर व्यपदेशन। अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करते समय प्रमाणकर्ता अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि उसने इस अधिनियम उसके अधीन बनाए गए नियमों और नियमों का अनुपालन किया है, उसने अंकीय चिन्ह यानी डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र प्रकाशित किया है या उसे उस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध कराया है और उपयोगकर्ता ने उसे स्वीकार किया है। उपयोगकर्ता के पास अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी है, दोनों कुंजियाँ उसके पास हैं। उपयोगकर्ता कोई प्राइवेट कुंजी धारण करता है जो अंकीय चिन्ह का सृजन करने में सक्षम है। प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध की जाने वाली लोक कुंजी के उपयोगकर्ता द्वारा आधारित प्राइवेट कुंजी द्वारा लगाए गए अंकीय चिन्ह का सत्यापन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उपयोगकर्ता की लोक कुंजी और प्राइवेट कुंजी मिलकर एक कार्यकारी कुंजी युग्म जो है बनाती हैं। ठीक है, अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र में अंतर विशिष्ट सूचना सही है, इस तरीके से हमें इसको पढ़ना। अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र का निलंबन कब किया जाएगा? धारा 37। ऐसा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जिसने अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किया धारा 2 के उपबंध में रहते हुए अंकीय चिन्ह सूचीबद्ध उपयोगकर्ता से, ठीक है, उपयोगकर्ता की ओर से कार्य करने के सम्यक रूप से किसी व्यक्ति से उस आशा के अनुरोध की प्राप्ति पर यदि उसकी राय कि अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र लोकहित में निलंबित किया जाना चाहिए तो निलंबित कर देगा। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है? अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र 15 दिन से अधिक के लिए तब तक निलंबित नहीं किया जाए जब उपयोगकर्ता विषय पर सुने जाने का अवसर न दे दिया गया। किसी के आवेदन पर केवल 15 दिन के लिए एक पक्षीय निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड, और अगर उसको सुनवाई का अवसर दिया जाता है उसके बाद अगर संतुष्ट हो जाए तो 15 दिन से ज़्यादा के लिए निलंबन हो सकता है। अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र का प्रतिशत वापस भी जो है लिया जा सकता है 38 में, कोई जो है बड़ी बात नहीं है। अब आता है उपयोगकर्ता के कर्तव्य। ठीक है, तो अब 40 और 40 से यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आ सकती हैं। कुंजी युग्म का उत्पादन किए जाना, जहाँ कोई अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र जिसकी लोक कुंजी उस उपयोगकर्ता की प्राइवेट कुंजी के अनुरूप है जो अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र सूचीबद्ध की जाने उपयोगकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, वहाँ ऐसा उपयोगकर्ता सुरक्षा प्रक्रिया अपनाकर कुंजी युग्म को तैयार करेगा। सुरक्षा प्रक्रिया अपनाकर पहले प्राइवेट कुंजी और फिर पब्लिक कुंजी से जो है उसको उत्पादन और सृजित और जो है सर्टिफाई करेगा। 40 का इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र के और उपयोगकर्ता का कर्तव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र से संबंधित उपयोगकर्ता ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएँ। ठीक है, प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण 42 में है। प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी का प्राइवेट कुंजी नियंत्रण रखने में युक्त सावधानी बरतेगा और उसे प्रकट न होने देने के लिए सभी उपाय करेगा कि किसी को जो है पता ना चले। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी IMP अध्याय 9 शास्त्रीय प्रतिकार और अधिनिर्णय। ठीक है, अब यहाँ से ये मान लो कि अधिनियम चालू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू की परिभाषा 10 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कुछ बीच में इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान के लिए शास्त्री, कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान के लिए शास्त्री। यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति की जो किसी कंप्यूटर प्रणाली कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली का भार साधक है अनुज्ञा के बिना, जिसके पास कंप्यूटर प्रणाली है या कंप्यूटर नेटवर्क है, उसका जो भार साधक अधिकारी है उसका बॉस है, उसकी अनुज्ञा के बिना
ऐसे कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में पहुंचता है, ठीक है, या पहुंच प्राप्त करता है, एक्सेस प्राप्त करता है। ऐसे कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क से कोई कंप्यूटर डाटा संचय या सूचना जिसके अंतर्गत किसी स्थानांतरणीय भंडारण मात्रा में द्रुत या संचित कोई सूचना या डाटा भी या डाउनलोड करता है, प्रतिलिपि करता है, उसका उदाहरण लेता है। किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में किसी कंप्यूटर संदेशक या कंप्यूटर वायरस का प्रवेश करता है या प्रवेश करवाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में से किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर डाटा संचय किसी अन्य कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचवाता है। किसी कंप्यूटर प्रणाली कंप्यूटर नेटवर्क में विच्छिन्न करता है या करवाता है। किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति की किसी साधन में पहुंच से इनकार करता है या करवाता है। इस तरीके से ये कुछ क्षतियाँ हैं, कोड वगैरह लेता है या क्षति पहुंचाता है, हैकिंग वैकिंग करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है तो वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति प्रतिक्रिया के रूप में नुकसान का संदाय करने का दायी होगा। जितना भी उसका नुकसान हुआ केवल इसमें इतना ही लिखा है वो संदाय करने का जो है दायी होगा, ठीक है। अब ये कुछ परिभाषा दी गई है, ये भी पढ़ लेना आपको, कंप्यूटर संदेशक की, कंप्यूटर संचय की, कंप्यूटर वायरस की, ठीक है। और कंप्यूटर वायरस की अपन जो है देख लेते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर स्रोत कोड कंप्यूटर वायरस पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर वायरस से ऐसा कोई कंप्यूटर अनुदेश सूचना डाटा या कार्यक्रम विपरीत है जो किसी कंप्यूटर साधन के उत्पादन को नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, ह्रास करता है या प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसा कोई चीज़ डाल दी आपने, ऐसी कोई सूचना डाटा वगैरह डाल दी जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है अथवा स्वयं को किसी अन्य कंप्यूटर साधन में संलग्न करता है या किसी इस कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से जोड़ देता है और जानकारी लीक करता है। और तब वह प्रवर्तित होता है जब कोई कार्यक्रम डाटा से निष्पादित किया जाता है, तब उस कंप्यूटर साधन में कोई अन्य घटना घटती है। संरक्षित डाटा की असफलता के लिए प्रतिकर इसके लिए भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। जहाँ कोई निगमित निकाय, जो निगमित निकाय कारपोरेशन सेक्टर है, जो किसी कंप्यूटर संसाधन में किसी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना को रखता है, संव्यवहार करता है या उसको संभालता है जो उसके स्वामित्व में है, किसी क्या करता है, किसी डाटा को संभालता है, कोई कंपनी वगैरह है, ठीक है, निकाय है, उसको संभालता है, उसके स्वामित्व में है, उसके निवर्तन में, प्रवर्तन में है, युक्त सुरक्षा व्यवहार और प्रक्रिया क्रियान्वयन और अनुरक्षण अपेक्षा करता है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सुरक्षित नहीं करता है, उसमें नेग्लिजेंसी करता है और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को सदोष हानि या अभिलाभ होता है। तो ऐसा निगमित निकाय प्रतिकार के रूप में इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को जो है नुकसानी का संदाय करने के लिए दायी है। कहीं जैसे मान लो अपना डाटा वगैरह सुरक्षित है, जैसे मान लो बैंक में है और वहाँ से कोई चीज़ लीक हो जाती है, अपन को नुकसान हो जाता है, तो 43 के अंतर्गत वो अपन को जो है प्रतिकर देने के लिए दायी हो जाएंगे। अब आता है जानकारी विवरणी आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति धारा 44। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाएगा कि नियमों या विनियमनों के अधीन नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कोई दस्तावेज, ऐसा मतलब इनके नियमों के अधीन नियंत्रक के लिए या प्रमाणकर्ता अधिकारी के लिए कोई दस्तावेज विवरण या रिपोर्ट देना अपेक्षित है कि भैया आप दस्तावेज उपलब्ध कराओगे, कोई विवरण दोगे या रिपोर्ट दोगे, और ऐसे में कोई असफल रहता है तो 1,50,000 रुपये से अनंत तक की शास्ति का दायी होगा, माना 1.5 लाख रुपये तक का उसको जुर्माना उस पर जो है लगाया जा सकता है। बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 44, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मिनिमम में उनके देने के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी फाइल करने या कोई जानकारी पुस्तक या दस्तावेज देना अपेक्षित है। जहाँ पे कोई फाइल जानकारी फाइल करनी, विवरणी कोई पुस्तक या दस्तावेज आदि देना है, ठीक है, उनके देने के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी फाइल करने या देने में असफल रहेगा, निश्चित समय में नहीं देगा तो प्रत्येक दिन के लिए जितनी असफलता बनी रहेगी 5,000 रुपये से नकदी शास्ति का दायी होगा। जितने दिन तक आपने सूचना नहीं देगी पर डे 5,000 रुपये तक का फाइन जो है आप पे लग सकता है। जहाँ पर लेखा बहियाँ अभिलेख बनाए रखना अपेक्षित है कि आपको बहियाँ वगैरह बना के रखना पड़ेंगे, अभिलेख बना के रखना पड़ेंगे, उन्हें बनाए रखने में असफल रखता है तो यहाँ पर प्रत्येक दिन के लिए 10,000 रुपये से अधिक का शास्ति का दायी, वहाँ पर 5,000 तक की, यहाँ पर 10,000 तक की पर हिसाब से, ठीक है। अगर यहाँ अभिलेख रखना हो, बहियाँ वगैरह, खाता वगैरह रखना अपेक्षित है। अवशिष्ट शास्ति 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कोई इस अधिनियम के अधीन बनाएगा किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे उल्लंघन के लिए इसके लिए अलग से किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है। ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को 25,000 रुपये से अनंत के प्रतिकर का संदाय करने का, ठीक है, या 25,000 रुपये से अनंत की शास्ति का दायी होगा। अवशिष्ट शास्ति, जहाँ पे कोई भी
अपराध ऐसा किया जाता है जिसके लिए अलग से कोई मतलब शास्ति नहीं लिखी गई है, तो या तो 25,000 रुपये का उसको जुर्माना या प्रतिकर देना पड़ेगा। ठीक है, ये है न्याय निर्णय करने की शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी 46 है। इस अध्याय के अधीन न्याय निर्णय करने के प्रयोजन के लिए जहाँ किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाया गया किसी नियम विनियमन दिए गए निर्देश में दिए गए आदेशों के बंद में से किसी का उल्लंघन किया है, जैसे शास्त्रीय प्रतिकार का संदाय करने का दायी बनाता है। ठीक है, वहाँ के अधीन सरकार धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार के निर्देशक की पंक्ति से अन्य किसी अधिकारी राज्य सरकार के किसी समतुल्य अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा बेहतरी से जांच करने के लिए न्याय निर्णय अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। कौन कर सकेगी? भारत सरकार के निर्देशक की पंक्ति से नीचे के व्यक्ति को या राज्य सरकार में, ठीक है, अन्य मतलब इससे नीचे करना हो समतुल्य व्यक्ति को केंद्र सरकार क्या कर सकती है? न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्त कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और धारा 1 के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक अधिकारी उन मामलों का निर्णय करने की अधिकारिता का प्रयोग करेगा जिसमें क्षति या नुकसान का दावा 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है। अगर 5 करोड़ तक रुपए का दावा है तो इसका निपटारा कौन करेगा? न्याय निर्णय अधिकारी करेगा। न्याय निर्णय अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। और जो निर्देशक से पंक्ति का नीचे का नहीं है केंद्र सरकार में, भारत सरकार में, उसको बनाएगी। इसलिए कि समतुल्य कोई पद राज्य सरकार में धारण करता है तो उसको बनाएगी, उससे नीचे के व्यक्ति को नहीं बनाएगी। और अगर 5 करोड़ से अगर ज़्यादा की राशि का है प्रतिकर का दावा है तो वो सक्षम न्यायालय में जो है लगाया जाएगा। 5 करोड़ तक का न्याय निर्णय अधिकारी सुन लेगा। न्याय निर्णय अधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति को उस मामले में अभ्यावेदन करने के लिए युक्त अवसर देगा और यदि ऐसी जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया तो उस धारा के बंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या प्रतिकर अधिनियमित कर सकेगा जिससे हुआ है ठीक समझे। कोई व्यक्ति न्याय निर्णय अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसा अनुभव और ऐसा विधिक या न्यायिक अनुभव ना हो जो केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की जाए। तो ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो अनुभवी हो या जैसा अनुभव में नियुक्त किया जाए। ठीक है, उपधारा आती है 4। जहाँ एक से अधिक न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्त किए गए वहाँ केंद्र सरकार आदेश द्वारा उन विषयों और स्थानों को निर्दिष्ट करेगी जिनकी वजह से अधिकारी अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे कि कौन जो है भैया न्याय निर्णायक अधिकारी किस क्षेत्र में काम करेगा और कौन से सब्जेक्ट पे काम करेगा। प्रत्येक न्याय निर्णायक अधिकारी को सिविल न्यायालय की वे शक्तियाँ होंगी धारा 58 अपील अधिकारियों को प्रदत्त की गई हैं। अभी धारा 58 पढ़ेंगे वही होंगी। ठीक है, उसके समक्ष सभी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थांतर न्यायिक कार्रवाई समझी जाएंगी झूठी साक्षी वगैरह देने के लिए। ठीक है, और उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 340 की प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। ठीक है, उसको दंड न्यायालय भी समझा जाएगा और क्या समझा जाएगा? सिविल न्यायालय भी समझा जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 की प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा विचार की जाने वाली बात है कि वो किन किन चीज़ों पर विचार करेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पढ़ना है अध्याय 10 अपील अधिकरण। वेरी वेरी IMP लगा लेना, सार हैं ये 2 अध्याय भैया। 9 और 10 अध्याय क्या है? सार हैं पूरे IT एक्ट का। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। अपील प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 14 के अधीन स्थापित दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण वित्त अधिनियम 2017 के अधीन 6 के भाग 14 के प्रारंभ से ही अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण होगा। ठीक है, तो जो 1997 की धारा जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 धारा 14 के अधीन दूरसंचार विवाद समाधान अपील अधिकरण है और वित्त अधिनियम 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से ही इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण होगा। जो पहले वाला यह मैंने बताया है ना, यही क्या होगा? अपील अधिकरण होगा। और उक्त अधिकरण इस अधिनियम द्वारा उसके उसे प्रदत्त अधिकार शक्तियों का और अधिकार का प्रयोग करेगा। धारा 2 आती है, केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट अधिसूचना में वे विषय और स्थान में निर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में अपील अधिकारिता का प्रयोग करेगा। केंद्र सरकार वो नियम बना देगी। ठीक है, अब आता है आगे का काम। अब साइबर अपील अधिकरण की संरचना हमें जो है पढ़ना है कि कैसे इसकी संरचना होगी। साइबर अपील अधिकरण अध्यक्ष और इतने अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे। एक अध्यक्ष रहेगा और इतने सदस्य रहेंगे जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करे। परंतु सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2018 के प्रारंभ ठीक पूर्व अधिनियम में उपबंधों के अधीन साइबर
अपील अधिकार के पीठासीन अधिकारी को नियुक्त व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 का यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंध के अधीन साई बार अपील अधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया समझा जाएगा। इसके पूर्व जो भी था वो समझा जाएगा। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, आगे आते हैं। साई बार अपील अधिकार का अध्यक्ष चयन केंद्र सरकार द्वारा भारत में मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श किया जाएगा। कौन करेगा, इस पर ज़्यादा गौर नहीं करना है अपन को, इसमें कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी। दो पढ़ो, साई बार अपील अधिकार के अध्यक्ष सदस्यों का चयन केंद्र सरकार द्वारा भारत में मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अध्यक्ष है इसका चयन कौन करेगा, केंद्र सरकार। किसके परामर्श से, भारत सरकार के मुख्य न्यायमूर्ति से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। इस अधिनियम के अधीन रहते हुए साई बार अपील अधिकार की अधिकार शक्तियों प्राधिकार का प्रयोग उसी की न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा। किसी पीठ का गठन साई बार अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा ऐसी जानकारी एक दो सदस्यों से जो अध्यक्ष उपयुक्त समझे किया सकेगा। ठीक है, एक पीठ बना देगा अपने सदस्यों में से कि भाई ये पीठ ये फैसला सुनेगी, ये पीठ ये मामला सुनेगी। ठीक है, साई बार अपील अधिकरण की पीठों की बैठक नई दिल्ली होने से अन्य स्थानों पर होगी, जो केंद्र सरकार साई बार अपील अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना निर्दिष्ट करे। तो साई बार अपील की बैठकें कहाँ होंगी, नई दिल्ली में होंगी, ऐसे अन्य स्थानों पर भी हो सकती हैं। ठीक है, जो केंद्र सरकार किसके परामर्श से, साई बार अपील अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से निश्चित करे। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन क्षेत्रों में निर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में साई बार अपील अधिकरण की प्रत्येक न्यायपीठ अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकती है। उपधारा 3 में किसी बात के होते भी साई बार अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसे अधिकरण के किसी सदस्य का एक पीठ दूसरे न्यायपीठ में स्थानांतरण भी कर सकता है। और कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ अब नहीं है। आती है 50। तो साई बार अपील अधिकरण के अध्यक्ष सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ क्या हैं, क्या ये पूछ ली जाती है। धारा 50 में इतना तो है ही है, क्या क्या अर्हताएँ ये भी पूछ सकता है आयोग आपसे। कोई व्यक्ति साई बार अपील अधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त के लिए तभी जब वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है रहा है, न्यायाधीश होने के लिए अर्हत है। ठीक है, तो कब, जब वह है हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या रह चुका है या बनने के लिए योग्य है, तभी जो है ठीक है अध्यक्ष के लिए जो है पात्र होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। नंबर 2, साई बार अपील अधिकरण के सदस्यों को धारा 3 के अधीन नियुक्त किया जाने वाले न्यायिक सदस्य के सिवाय जो न्यायिक सदस्य होगा उसकी योग्यता अलग होगी। बाकी केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संरचना दूर उद्योग प्रबंध उपभोक्ता मामलों का विशेष ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा। जो ये इनमें से सबसे जो है इनमें अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए और जो न्यायिक है उसको विधि में ज्ञान होना चाहिए। परंतु यह है कि किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जब वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में है या रहा है। अगर सरकार की उसने नौकरी नहीं की है तो इसको जो है सदस्य नहीं बनाया जाएगा, अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, या तो केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में। और उसने भारत के अपर सचिव का पद या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में 1 वर्ष से अन्य की अवधि के लिए कोई समतुल्य पद अथवा भारत सरकार में संयुक्त सचिव का पद या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में 7 वर्ष से अन्य की अवधि के लिए कोई समतुल्य पद धारण किया हो। देखो कब को मतलब कोई सेवा में रहा हो और भारत सरकार के अपर सचिव के पद पर नियुक्त रहा हो, ठीक है, या राज्य सरकार में यही मिलते जुलते पद पर नियुक्त रहा हो कम से कम 1 वर्ष के लिए। ठीक है, अथवा संयुक्त सचिव के पद पे केंद्र सरकार में या ऐसे मिलते जुलते पद पे कम से कम 7 वर्ष तक रहा हो। अगर अपर सचिव पर या राज्य सरकार में इसी से मिलते जुलते पद पर रहा हो तो कम से कम 7 वर्ष के लिए, और केंद्र सरकार में सचिव के पद पर या इससे मिलते जुलते राज्य सरकार में किसी पद पर रहा हो तो 1 वर्ष तक के उस पर जो है रहा हो तभी वो बन पाएगा, अन्यथा की स्थिति में सदस्य नहीं बन पाएगा। और अध्यक्ष तो भैया हाई कोर्ट वाला चाहिए अपन को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर बता रहा हूँ, साई बार अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति में से नियुक्त किया जाएगा जो भारतीय विधिक सेवा का सदस्य है। ठीक है, जो न्यायिक सदस्य उनको किसको, भारतीय विधिक सेवा का सदस्य है। ठीक है, और अब उसने अपर सचिव का पद 1 वर्ष से अन्य की अवधि के लिए, ठीक है, या उस सेवा का श्रेणी 1 पद 5 वर्ष से अन्य की अवधि के लिए धारण किया हो, या तो 1 वर्ष के लिए सचिव रहा हो, ठीक है, या श्रेणी 1 का पद जो है 5 वर्ष तक जो है धारण किया हो। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा और शर्तें क्या क्या होंगी, इनकी पदावधि सेवा शर्तें क्या होंगी, बहुत IMP है, पूरा चैप्टर एक भी धारा यहाँ पर नहीं छोड़नी है।
साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष उस तारीख जिसको हमने प्रदान किया 5 वर्ष की अवधि के लिए, या जब वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, जो भी इसमें पूर्व पद 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का जो है इनकी कार्यावधि होगी, जो भी वे पहले पढ़ लें। अगर 5 वर्ष की अवधि पहले हो जाती है तो रिटायर हो जाएंगे, या 2 वर्ष भी या 3 वर्ष भी 65 वर्ष के होगा तो भी रिटायर हो जाएंगे। साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पूर्व केंद्र सरकार अपना यह समाधान करेगी उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय निहित नहीं है जिससे ऐसे अध्यक्ष सदस्य के रूप में उसके कृत्यों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना, यहाँ पर कोई आवश्यकता पड़ने की मुझे नहीं लगती है। और यहाँ पर भी आप 52 सी को पढ़ सकते हैं। 52 गा को मामले अंतरित करने की अध्यक्ष की शक्ति। पक्षकारों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना के पश्चात तो ऐसे मामलों को जिनकी सुनवाई का जवाब समझे स्वप्रेरणा से ऐसी सूचना के बिना सुनवाई करने के पश्चात साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष किसी न्यायपीठ के समक्ष किसी मामले को निपटाने के लिए किसी अन्य पीठ को अंतरित कर सकता है, एक पीठ से दूसरे पीठ में, या तो स्वप्रेरणा से या कोई आवेदन करे तो बदल सकता है। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अगला बहुमत द्वारा निश्चय 52 डी, ये भी याद कर लेना। यदि जो सदस्यों से मिलकर बनने वाले किसी न्यायपीठ के सदस्यों की किसी प्रश्न पर राय मतभेद है कि भाई ठीक है परस्पर मतभेद है कि वो कोई बोला नहीं ये करना है कोई करना है, तो सुनवाई के पश्चात फैसला किसका माना जाएगा, जो बहुमत से जिसकी तरफ ज़्यादा लोग बोलेंगे कि हाँ ये होना ये फैसला है, बहुमत से निश्चय होगा, ये 52 घा कहती है। ठीक है। अपील अधिकरण गठन करने वाले आदेश का अंतिम होना, उसकी कार्यवाहियों का अवधिमानन न होना। ठीक है। जो अपील अधिकरण का गठन होना है वो जो है अवधिमान नहीं होगा, वो सही माना जाएगा। उसने जो भी फैसला कर दिया है वो फैसले भी सही माने जाएंगे। इस प्रश्न का नहीं होगा कि भैया इन व्यक्ति को नहीं चुना जाना था, ये गलत व्यक्ति इसमें चुन किया गया तो इनका फैसला हम नहीं मानेंगे, ये कोई बात नहीं होती है। अपील अधिकरण को अपील वेरी IMP सेक्शन 57 ऑफ दिस एक्ट, अपील अधिकरण को अपील उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय अधिनियम के अधीन नियंत्रक या न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए, किसके द्वारा, नियंत्रक द्वारा या न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा, कोर्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अधिनियम के अधीन नियंत्रक या न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा किए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा जिसकी उस विषय पर अधिकारिता है। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी। जो राजीनामा हो गया है पक्षकारों की सहमति से जो निर्णय किया गया है उसकी कोई अपील नहीं होगी, और जब एक पक्षी फैसला हुआ है तो उसकी अपील होगी। उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से जिसको नियंत्रक या न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की प्रति व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है 45 दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी। कितने दिन के भीतर, 45 दिन की अवधि के भीतर फाइल करना है अपील अधिकरण को। ठीक है। ऐसी प्रारूप में होगी जो बेहद किया जाए, उतनी फीस बेहद होगी जो बेहद की जाए, मतलब जिसका। ठीक है। अगर 45 दिन के बाद भी कोई अपील लेके जाता है और अपील अधिकरण का समाधान हो जाता है कि क्यों ये नहीं आया इतने दिन तक, तो वो भी जो है ठीक हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपील अधिकरण उपधारा 1 का दिन अपील की प्राप्ति पर अपील के पक्षकारों को सुनवाई के अवसर देने के पश्चात उस आदेश पर जिसके विरुद्ध अपील की गई उसकी पुष्टि उपांतरण या पास करने वाले ऐसा आदेश पारित करेगा जो है समझिए। अपील अधिकरण अपने द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति अपील के पक्षकारों संबंधित नियंत्रक या न्याय निर्णायक अधिकारी को भेजेगा। उपधारा 1 के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील यथासंभव शीघ्र निपटाई जाएगी और अपील की प्राप्ति की तारीख से 6 मास के भीतर अपील को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास जो है किया जाएगा। धारा 58 अपील अधिकरण की शक्तियाँ और प्रक्रिया। अपील अधिकरण की शक्तियाँ और प्रक्रिया क्या क्या होगी, तो ये धारा 58 केवल इतना ही याद करना ही, इससे ज़्यादा नहीं करना है। विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये भी नहीं पढ़ना है। सिविल न्यायालय की अधिकारता न होना, ये धारा 61 में ये पढ़ना है। ऐसे किसी विषय की बाबत जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई न्याय निर्णायक अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन गठित कोई अपील अधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है, कोई बात या कार्रवाई ग्रहण करने की किसी न्यायालय को अधिकारता नहीं होगी और वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकार द्वारा कोई भी आदेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। कोई स्टे वगैरह उस पर जो है नहीं दिया जाएगा, ये एक सट है। उच्च न्यायालय को अपील, अभी न्यायालय को अपील की बनने पड़ी थी अपील, अब 62 में उच्च न्यायालय को अपील बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपील अधिकरण के किसी विनिश्चय आदेश से कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय आदेश से उद्भूत होने वाले तथ्य विधि के किसी प्रश्न पर,
ठीक है, किस तथ्य पे या विधि के प्रश्न पे। अपील अधिकरण के मनिष्ठ आदेश की संख्या 41 से 60। देखो, कोई न्याय नियंत्रक या न्याय निर्णायक अधिकारी कोई आदेश करता था, उसके विरुद्ध 45 दिन के अंतर्गत अपील अधिकरण को होने दी। अब कोई अपील अधिकरण का आदेश से कोई दुखी है तो 60 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में जो है अपील कर सकता है। परंतु यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी युक्तावधि के भीतर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण तो 60 दिन के बाद भी ले सकता है। अपराधों का समन है इसमें, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन कोई उल्लंघन न्यायालय कार्रवाइयों के संस्थापन के पूर्व या पश्चात तथा स्थिति नियंत्रक या उसके द्वारा नियमित विशेष रूप से प्राधिकार किसी अन्य अधिकारी द्वारा या न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ऐसी बातों के अधीन लाते हुए जो नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया समन किया जा सकेगा, ठीक है। परंतु ऐसी राशि किसी भी दिशा में शास्ति की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जो अधिनियम के अधीन इस प्रकार समन किएगा उल्लंघन के लिए अधिरोपित है, ठीक है। तो इनमें राजीनामा भी हो सकता है पैसे देकर, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा जो जुर्माने में राशि जो है उल्लिखित की गई है, ठीक है। आता है अध्याय 11 अपराध, ठीक है। अभी तक तो प्रतिकर वगैरह अपन ने सब पढ़ लिया कि प्रतिकर कितना लगेगा, अभी तक कोई दंड की व्यवस्था अपन ने जो है नहीं पढ़ी थी। अब आना है भैया अपराध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9, 10, 11 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आता है अध्याय 11 अपराध, कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़। जो कोड होते हैं कंप्यूटर में, इससे छेड़छाड़ के लिए दंड, ठीक है। अब दंड की बात होनी है भैया, अभी तक तो प्रतिकार की बात हुई थी, अपील की बात हुई। जो कोई कंप्यूटर कार्यक्रम कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी कंप्यूटर साधन कोड को जब कंप्यूटर साधन कोड का रखा जाना या अनुरक्षित किया जाना तथा प्रबंध विधि द्वारा अपेक्षित हो जानबूझकर या साथ साथ छिपाता है या नष्ट करता है या परिवर्तित करता है। कहा गया आपसे कि भैया इस कोड को आपको संभाल के रखना है और आप उसको छिपा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं या परिवर्तित कर रहे हैं, अथवा साथ या जानपूर्वक किसी अन्य से छिपवाता है कि मत बताना, नष्ट कराता है या परिवर्तित कराता है, खुद करता है या तक कराता है, तो वह कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सके या जुर्माने से जो 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। 3 वर्ष तक की सजा या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण पढ़ लो भैया। इस धारा के प्रयोजन के लिए कंप्यूटर साधन कोड से कार्यक्रमों, कंप्यूटर समादेशों, डिजाइन और विन्यास का सूचीबद्ध करना तथा कंप्यूटर साधन का किसी भी रूप में कार्यक्रम विश्लेषण अभिप्रेत है। कंप्यूटर संबंधित अपराध 66 में है। यदि कोई व्यक्ति धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी से कपटपूर्वक करता है, जो अपन ने 43 में पढ़ा था ना, वहाँ पे मतलब क्या था, वो प्रतिकर था। अगर यह वही कार्य जो 43 में किया गया था कपटपूर्वक करता है तो 3 वर्ष तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है या दोनों जो है दोस्तों यहाँ पे हो सकते हैं। अब आएगा बेईमानी से वही है जो धारा 24 आईपीसी में है, कपटपूर्वक धारा 25 में आईपीसी में, तो उसी के तदनुसार यहाँ पे अर्थ जो है लगाए जाएंगे। अब आती है हमारी धारा 66 का संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड। संसूचना सेवा द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड की व्यवस्था 66 का में की गई है। वेरी वेरी आईएमपी। कोई व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर साधन या किसी संसूचना के माध्यम से मोबाइल फोन वगैरह से किसी सूचना को जो अत्यधिक आक्रामक या धमकाने वाली प्रकृति की है या किसी सूचना को जिसके वह मिथ्या माना जानता है, उसे पता है कि ये झूठ है, किंतु क्षोभ, असुविधा, खतरा, रुकावट, अपमान, क्षति या आपराधिक अभित्रास, शत्रुता, घृणा या वैमनस्य फैलाने के लिए प्रयोजन के लिए लगातार ऐसे कंप्यूटर साधन या किसी संसूचना युक्ति का उपयोग करके किसी इलेक्ट्रॉनिक डाक संदेश को किसी संदेश के उद्गम के बारे में संबंधित या पाने वाले को क्षोभ या सुविधा कार्य करने या प्रवंचित या भ्रमित करने के प्रयोजन के लिए भेजता है, तो यह ऐसे कारावास जिसकी 3 वर्ष तक की सजा होगी और जुर्माने से या जुर्माना नहीं और जुर्माने से दंडित किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जो कोई ऐसे आक्रामक संदेश भेजेगा, धमकी भेजेगा, किसी व्यक्ति को झूठी खबरें भेजेगा, भ्रम में फैलाएगा, डराएगा, तो उसके लिए 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान यहाँ पे है। अब आती है 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सूचना प्रकाशित करना। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मोबाइल कंप्यूटर से वगैरह से फेसबुक आईडी वगैरह से, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह पर क्या करना, अश्लील सूचना प्रकाशित करना। धारा 67 जो कोई किसी ऐसी सामग्री जो कामोत्तेजक है, जो कामोत्तेजना बढ़ाती है या कामुक रुचि की है और की ओर आकर्षित करती है, अथवा उसका प्रभाव ऐसा है कि ऐसे व्यक्तियों का चरित्र बिगड़े,
चरित्र पर प्रभाव डाले या उन्हें भ्रष्ट करे, जिनके सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते उसमें अंतर्विष्ट सन्निविष्ट विषय को पढ़ने देखने या सुनने की संभावना है, ऐसी चीज़ें डालेगा, कंप्यूटर पर प्रकाशित करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित प्रेषित करता है या प्रकाशित करवाता है, तो वह प्रथम दो सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा और जुर्माने से, ठीक है। और दूसरी या पश्चातवर्ती दो सिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से पहली बार में 5 साल तक की सजा, दूसरे में 10 साल तक की सजा, ठीक है। पहले में 1 लाख तक का जुर्माना और दूसरे में 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, ठीक है। धारा 66 का उच्चतम न्यायालय द्वारा इसको इतना याद रखना है कि श्रेय सिंगल बनाम भारत संघ का मामला इससे संबंधित है, धारा 66 कहाँ से, ठीक है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोई बात जो है नहीं है। अब आता है 66 खा, ठीक है। 66 खा अपन को पढ़ना है का खा, यहाँ पे ये जो, ठीक है, अपन ने पहले ही 67 को पढ़ लिया है, ये टिप्पणी में पढ़ लिया है, 67 को बाद में पढ़ेंगे। 66 ए हो गई, अब 66 अपन जो है बी पढ़ेंगे, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। 66 बी, चुराया गया कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड। जो चुराया हुआ कंप्यूटर संसाधन है, इसकी युक्ति को जो बेईमानी से प्राप्त करता है उसकी दंड की व्यवस्था 66 में। जो कोई ऐसे किसी चुराया गया कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को जिसके बारे में वह यह जानता है, उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराया गया कंप्यूटर संसाधन संचार युक्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, प्रतिधारण करेगा, तो दोनों में से किसी का अधिकार हो जिसकी वजह 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। पहचान की चोरी के लिए दंड, जो कोई कोड वगैरह चुराएगा, पहचान चिन्ह चुराएगा, उसके लिए दंड 66 गाम है। जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट अनन्य पहचान का प्रयोग करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा दंडनीय होगा। 66 का कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड। कंप्यूटर संसाधन से किसी का आईडी वगैरह का उपयोग करके कोई अन्य व्यक्ति का नाम से या नाम बदलकर उसका रूप धारण करके जो छल करेगा वो दंड मिलेगा उसको। जो कोई किसी संचार युक्ति या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी वजह 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंड किया जाएगा। जुर्माने के लिए भी जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दायी होगा। एकांतता के उल्लंघन के लिए दंड, जो प्राइवेसी भंग करेगा उसके लिए दंड 66 ई में। जो कोई सासा या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग का चित्र उसकी सहमति के बिना, गुप्तांग का चित्र उसकी सहमति के बिना या उस व्यक्ति की एकांतता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों के अधीन ग्रहण, प्रकाशित या पारित करेगा, वह ऐसे कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने से जो 2 लाख रुपए के तक नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति किसी गुप्तांगी कोई फोटो चित्र वगैरह लेके प्रदर्शित करता है, वो एकांत में व्यक्ति था, तो ये उसके लिए दंड की व्यवस्था है, ठीक है। तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दोनों, ठीक है। ठीक है, तो गुप्तांग की यहाँ पे परिभाषा दी गई है, जैसे नग्न या अंतरावस्थित सज्जित जन्नांग जगन अंग नितंब स्त्री स्तन अभिप्रेत, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब एकांतता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं? ऐसी परिस्थितियाँ विपरीत हैं जिनमें किसी व्यक्ति की युक्ति प्रत्याशा हो सकती है कि वह इस बात की चिंता किए बिना एकांतता से अपनी वस्तु उतार सकती है, उसके गुप्तांग का प्रहरण किया जा रहा है। उसकी इस बात की चिंता ही नहीं है कि हमारी कोई फोटो वगैरह खींच लेगा और वहाँ पर कोई छिपके खींच लेता है, ठीक है। उसके गुप्तांग का कोई भाग इस बात पर ध्यान दिए बिना जनसाधारण को दृश्यमान नहीं होगा कि वह व्यक्ति किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में है, ठीक है। अब साइबर आतंकवाद के लिए दंड 66 में वेरी IMPS को तो रट ही लेना है आप। भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुत्व को खतरे में डालने या जनता के किसी वर्ग निम्नलिखित द्वारा आतंक फैलाने के आशय से कंप्यूटर साधन तक पहुँच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को पहुँच से इनकार करके या इनकार करा के या प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक किसी कंप्यूटर संसाधन प्रवेश या उस तक पहुंच करने का प्रयास करके कंप्यूटर के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियां फैलाएगा कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर संशोधक को सन्निविष्ट करा के और ऐसा करके ऐसा कार्य करता है, तो ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, इसको पढ़ लेना, आप बहुत ज़्यादा नहीं पता यहाँ पे, ठीक है, ये पढ़ना है। जो कोई साइबर आतंकवाद कार्य करने की कूटरचना करेगा वह कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सके दंडनीय होगा। सीधी बात ये है
की जो कूट रचना वगैरह करेगा, आतंकवादी बनेगा या आतंकवादी गतिविधियों को कंप्यूटर के माध्यम से जो है संचालित करेगा, उसको आजीवन कारावास तक के दंड का है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ लिया कि इसमें कितना दंड है अधिकतम, तो आजीवन कारावास तक का है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इस एक्ट के अंतर्गत है, जो अभी आगे आपको मिलेगा। ठीक है, आजीवन कारावास भी है भैया IT एक्ट में, ध्यान रखना। अश्लील सामग्री को, इसको अपन ने पढ़ाई लिया था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक में प्रकाशित करने के लिए दंड। जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी सामग्री प्रकाशित करेगा अथवा प्रकाशित करता है जो कामोत्तेजक है या कामोत्तेजना को बढ़ाने वाली है, उसकी अपील करती है। ठीक है, ऐसा उसका आशा है कि व्यक्तियों को भ्रष्ट करे, कलुषित करे, उनके मन में काम वासना जगाए। ठीक है, तो प्रथम दोषसिद्धि पर 3 वर्ष तक की सजा, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और द्वितीय पश्चातवर्ती दोषसिद्धि में 5 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है होगा। ठीक है, अब आगे करते 67 का। 67 का इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक रूप में लैंगिक प्रदर्शन कार्य आदि वाली सामग्री को प्रकाशित या पारित करने के लिए दंड। जो लैंगिक प्रदर्शन करेगा इलेक्ट्रॉनिक रूप में, उसके लिए दंड है। जो कोई किसी ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करेगा या पारित करेगा या प्रकाशित या पारित कराता है जिसमें लैंगिक प्रदर्शन का कार्य आचरण तलब में से पहली दोषसिद्धि पर किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकी, जुर्माने से जो 10 लाख रुपए तक का है, और द्वितीय पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर 7 वर्ष से अन्यून और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ठीक है, 5 वर्ष तक की सजा है, इनमें 7 साल से कम की नहीं होगी दूसरी में, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है देख सकते हैं। आता है वही 67 खा। काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में बालकों को चित्तित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक प्रकार से पारित करने के लिए दंड। इसमें बालक सन्निहित है, इसके लिए भैया अपन पढ़ लेते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसे कोई सामग्री प्रकाशित या पारित करेगा या प्रकाशित या पारित कराएगा जिसमें काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप या आचरण में लगाए गए बालकों को चित्तित किया जाता है, बालकों के माध्यम से ऐसा करवाया जाता है, चित्रण वगैरह है उनका। अश्लील या भद्र काम वासना भड़काने वाली रीति से बालकों का चित्रण करने वाली सामग्री या पाठ या अंकीय चित्र किसी इलेक्ट्रॉनिक में तैयार करेगा, संगीत करेगा, प्राप्त करेगा, पढ़ेगा, डाउनलोड करेगा, उसे बढ़ावा देगा, आदान प्रदान या वितरित करेगा या काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप के लिए और उसके संबंध में ऐसी रीति से बालकों को एक या अधिक बालकों के साथ ऑनलाइन संबंध के लिए लगाएगा, प्रेरित करेगा या उत्प्रेरित करेगा जो कंप्यूटर साधन पर किसी युक्ति वयस्क को बुरी लग सकती है। ठीक है, या ऑनलाइन बालकों का दुरुपयोग किए जाने को सुकर बनाएगा, आसान बनाएगा, या बालकों के साथ काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप के संबंध में दुर्व्यवहार को किसी इलेक्ट्रॉनिक में अभिलेखित करेगा तो प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा। दूसरी पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति कारावास के जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है, परंतु धारा 67 का और इस धारा के उपबंधों का विस्तार निम्नलिखित किसी पुस्तक, परिचय, पत्र, लेख, रेखांकित, पेटिंग, प्रदर्शन या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आग्रहित नहीं होगा। तो ये अपवाद है इसके, तो ये अपवादों को पढ़ लेते हैं कि ये चीज़ें अपराध में नहीं आएंगी। 2 है ये, जिसका प्रकाशन इस आधार पर जन कल्याण के में न्यायोचित साबित किया गया हो कि यदि पुस्तक, परिचय, पत्र, लेख, रेखाचित्र, पेंटिंग, प्रदर्शन या आकृति विज्ञान, साहित्य, प्रशिक्षण या सामान्य महत्व के अन्य उद्देश्यों के हित में है या जो सद्भावपूर्वक परस्पर धार्मिक प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक है, तो ये दोनों चीज़ें अपराध नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, बालक कौन है? 18 वर्ष से कम की आयु का जो है। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना है? संरक्षित प्रणाली क्या होती है? धारा 70। समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे कंप्यूटर साधन को जो प्रत्यक्षता या प्रत्यक्षता नाजुक सूचना संरचना की सुविधाओं को प्रभावित करता संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित कर सकेगी कि संरक्षित प्रणाली है। धारा 70। ठीक है, 70 का पढ़ लो। वेरी वेरी IOMP राष्ट्रीय नोडल अभिकरण। ठीक है, नेशनल नोडल एजेंसी। ठीक है, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार के किसी गठन को नाजुक सूचना अवसंरचना संरक्षण बाबत राष्ट्रीय नोडल अभिकरण अभिहित कर सकेगी। कौन? केंद्र सरकार। उपधारा 1 के दिन अभिहित राष्ट्रीय नोडल अभिकरण सभी उपायों के लिए उत्तरदायी होगा जिसके अंतर्गत नाजुक सूचना अवसंरचना के संरक्षण संबंधित अनुसंधान और विकास है। उपधारा 1 में निर्दिष्ट अभिकरण के पालन करने वाले कृत्यों और कर्तव्यों की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए। ठीक है, भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल का राष्ट्रीय आपात अभिकरण के रूप में सेवा करना, यह 70 खा में है। ठीक है, तो ये भी 70 खा भी आप पढ़ सकते हैं। 70 खा में क्या है? दुर्व्यसन के लिए शास्ति, धारा 71।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कोई नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के समक्ष यथास्थिति कोई अनुज्ञप्ति या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोई दुर्विदेशन करता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह मिल जाए, कोई झूठ मूठ पेश करता है या झूठी बातें वहाँ पे बताता है और तथ्यों को छिपाता है, तो ऐसे कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो, दोनों दंडित किया जाएगा। गोपनीयता और एकांतता भंग करने के लिए शास्त्री वेरी IMP सेक्शन 72 ऑफ दिस एक्ट। इस अधिनियम में तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवा यदि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन प्रदत्त की शक्तियों के अनुसरण में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री से संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना पहुंच प्राप्त कर ली है और वह किसी व्यक्ति को इस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट करता है तो वह यहाँ से कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित जो है किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आगे हम जो है आते हैं विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए सूचना के प्रकटन के लिए दंड 72 का। ये भी वेरी IMP है। इस अधिनियम का तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में बंधित के सिवाय कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत मध्यवर्ती भी है जिसने विधिपूर्ण संविदा के निबंधनों के अधीन सेवा उपलब्ध करा दे समय विधिपूर्ण निबंधन है, शर्तें हैं भैया कि आप भंग नहीं करोगे संविदा को, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत सूचना अंतर्विष्ट है, पहुंच प्राप्त कर ली है, सदोषानी या सदोष अभिलाभ करने की आशा से या जानते हुए सदोषानी या सदोष अभिलाभ कार्य होने की सम्मान संबंधित व्यक्ति सम्मति के बिना उसकी किसी विधि संविदा भंग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ऐसी सामग्री प्रकट करता है तो वह कारावास की 3 वर्ष तक की हो सकेगी, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, दोनों दंडित। भाई किसी से अपनी संविदा है, अपन ने कोई काम कर रहा है कंप्यूटर वाला, अपने कोड वगैरह सब पता है उसको और वो किसी व्यक्ति को बता देता है सदोष अभिलाभ या हानि प्राप्त करने के लिए तो 5 वर्ष तक की सजा, 3 वर्ष तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान 72 का में है। ठीक है, 73 आपको पढ़ना नहीं है, 74 भी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब आपको पढ़ना है जो मैं बता रहा हूँ अपराधों का समन पढ़ना 77 का। ठीक है, सक्षम अधिकारता वाला कोई न्यायालय उन अपराधों से भिन्न अपराधों का समन कर सकेगा जिनके लिए अधिनियम के दंड आजीवन 3 वर्ष अनंतक के कारावास के दंड का बंद है। तो समन यानी राजीनामा के में हो सकता है जिनमें 3 वर्ष तक की सजा है, 3 वर्ष से ज़्यादा की है। ठीक है, और आजीवन कारावास है तो उनमें समन नहीं होगा, 3 वर्ष से कम की सजा है तो वो समनीय अपराध होंगे, परंतु न्यायालय से अपराध का समन नहीं करेगा जहां अपराधी उसकी पूर्व सिद्धि के कारण या तो दंड में भिन्न प्रकार के दंड के लिए दायी है। अगर पहले भी उसकी 2 सिद्धि हो चुकी है ऐसी एक्ट में तो बहुत फर्क वहाँ पर समन नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, परंतु यह होगा कि न्यायालय ऐसे किसी अपराध का समन नहीं करेगा जहाँ ऐसा अपराध देश की सार्वजनिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। 18 वर्ष की आयु से कम आयु किसी बालक या किसी स्त्री के संबंध में किया, बालक स्त्री के संबंध में है तो समन नहीं होगा। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है तो भी समन जो है नहीं होगा। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति उस न्यायालय में जिसमें अपराध विचारणा के लिए लंबित समन के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा और दंड की संहिता 1973 की धारा 65 265 खा 265 का के उपबंध लागू होंगे, सौदा विभाग की वगैरह। ठीक है, आप 77 खायाती 3 वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानती होना। दंड की संहिता 1973 में किसी बात को 3 वर्ष और अधिक के कारावास दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे और 3 वर्ष तक के कारावास दंडनीय अपराध जमानती होंगे। देखो दोस्तों, तो जिन अपराधों में इस अधिनियम में वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ये सेक्शन तो याद ही कर लेना। 3 वर्ष से ज़्यादा की सजा है जिसमें वो संज्ञेय होगा, उसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन जिसमें 3 वर्ष से कम की सजा है वो जमानती अपराध में उन्होंने बिना वारंट गिरफ्तार जो है नहीं करेगा, जमानत में मिलेगी। ठीक है, अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति। दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे करना हो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करेगा। ठीक है, तो TA जो इंस्पेक्टर होता है इससे नीचे SI इसमें अन्वेषण नहीं कर सकता है, कम से कम TI इसमें जो है वो करेगा अन्वेषण। ठीक है, अब आपको पढ़ना है अध्याय 12 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक 79 का केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक अधिसूचित करना। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य पर विशेषज्ञ राय उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग, निकाय या अभिकरण को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के
परीक्षक के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। इस धारा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य से प्रमाणक मूल्य की कोई सूचना विपरीत है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित या पारित की जाती है और इसके अंदर का कंप्यूटर साक्ष्य अंकीय दृश्य अंकीय श्रव्य सेलफोन अंकीय फैक्स मशीन भी है। ठीक है, अब आना है लास्ट अध्याय है आपका प्रकीर्ण। प्रकीर्ण माने बचा हुआ मिसलेनियस पार्ट यहाँ पे बताया गया है। ये चलेगा आपका सेक्शन 90 तक इसमें अपन जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए मिलके पढ़ते हैं इसको बहुत ही अच्छे आसान तरीके से। धारा 80 लंबा हो गया लेक्चर, बोर मत होइए, लेकिन पूरा काम भी तो हो गया यार, एक्ट पूरा होने वाला है। पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों के प्रवेश करने, तलाशी लेने आदि की शक्ति। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, कैसे नीचे का ना हो, निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो कि सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जो पब्लिक प्लेस है, प्राइवेट प्लेस की बात नहीं हो रही है, उसकी तलाशी ले सकेगा, तहाँ वहाँ पाएगा किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा व्यक्तिगत रूप से संदिग्ध व्यक्ति है या जिसने अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या किया जा रहा है, करने वाला है। उसको लगता है कि इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है पब्लिक प्लेस पर लेकिन जाके, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे आता है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना 81। अगर कोई एक्ट से मतलब कन्फ्लिक्ट है, कोई दुर्भावना, मतलब दुर्भावना नहीं कहना चाहिए, उसकी धारा और इसकी धारा में कोई अंतर पड़ रहा है तो ये अधिप्रभावी हो, इसकी मानोगी, उसकी नहीं। ठीक, 81 का अधिनियम का इलेक्ट्रॉनिक चेक और संक्षिप्त चेकों को लागू होना। इलेक्ट्रॉनिक चेकों को, संक्षिप्त चेकों को लागू होगा, धारा 81 का ये कहती है। ठीक है, ओहो वेरी इंपॉर्टेंट। 82 नियंत्रक, उपनियंत्रक और सहायक नियंत्रक का लोक सेवक, और कोई लोक सेवक नहीं होगा इसमें। कौन कौन लोक सेवक होंगे? नियंत्रक, उपनियंत्रक और सहायक नियंत्रक। IPC भारत दंड संहिता 1860 का 45 के अधीन की इसकी धारा के 21 के दिन लोक सेवक होंगे। निर्देश देने की शक्ति केंद्र सरकार किसी राज्य की सरकार के अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम, विनियम या किसी किए गए आदेश के निबंधों के राज्य में निष्पादित करने के लिए निर्देश दे सकेगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण है। कोई सद्भावपूर्वक काम करता है तो विरुद्ध कुछ नहीं लाया जाएगा, बात वगैरह नहीं लाया जाएगा कर्मचारियों के लिए, ये है। ठीक है, 84 का इनको नहीं पढ़ना है। 84 का अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंड। ठीक है, तो वही दंड मिलेगा दुष्प्रेरण करने के लिए जो उस अपराध के लिए, ठीक है, दंड उपबंधित है। ठीक है, प्रयत्न के लिए दंड क्या मिलेगा? प्रयत्न के लिए दंड आधा, जो अधिकतम अवधि है उसका आधा मिलेगा, प्रयत्न किया है, और अपराध के लिए दुष्प्रेरण किया तो भैया पूरा दंड मिलेगा और अपराध हो गया तो। ठीक है, खाओगा भैया 84 का खाओगा रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा देख लेना है आप। कंपनियों द्वारा अपराध 85 में है, बस इतना याद करना, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति 87 धारा में है। सलाहकार और नियंत्रक की नियम बनाने की शक्ति 89 में है। सलाहकार समिति का गठन 88 में है। ठीक है, और राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति 90 में है, तो राज्य सरकार की 90 में है। ठीक है, और 89 में नियंत्रक की है और 87 में केंद्र सरकार की। 87, 89 और 90 इस तरीके से आप जो है इस एक्ट को पूरा का पूरा हमने पढ़ा। 2 अनुसूचियाँ हैं तो उनको भी आप देख लेना। और इतना लंबा लेक्चर देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।